नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त एक बड़ी खबर है, इसलिए हम 8:45 आपके सामने आए हैं। पुलवामा का आतंकी हमला, जिस हमले में सीआरपीएफ के जवानों की शहादत हुई, 6 साल गुजर गए। 6 साल से ज्यादा का वक्त करीब करीब हो रहा है, लेकिन पुलवामा के हमले पर एनआईए की चार्जशीट 13,500 पन्नों की चार्जशीट आई। काफी इंतजार के बाद आई। उस चार्जशीट में कुछ सवाल अनुत्तरित रह गए, और कुछ नहीं, कई सवाल। जो सवाल बहुत महत्वपूर्ण थे, इस देश को जानकारी चाहिए थी कि पुलवामा जैसा हमला क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार है। सत्यपाल मलिक ने, जो राज्यपाल उस वक्त थे, उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए कि 5 विमान मांगे गए थे, लेकिन वो विमान नहीं मुहैया करवाया, केंद्र सरकार ने मना कर दिया। और फिर बाई रोड सीआरपीएफ के जवान आ रहे थे, आतंकियों ने एक विस्फोटक से भरी कार के साथ टक्कर मारी और सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत हो गई। एनआईए की रिपोर्ट में जो सवाल अनुत्तरित हैं, 6 साल बाद कांग्रेस ने पूछे थे वो सवाल। मोदी की जांच रिपोर्ट का पूरा सच आज एक इंटरनेशनल एजेंसी ने सामने रख दिया है। अब आप कल्पना कीजिए कि भारत पर आतंकी हमला होता है। भारत में एक सक्षम योग्य सरकार हमने चुनी है। उस योग्य सरकार के अधीन योग्य जांच एजेंसियां हैं। एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, वो है। उसके हवाले पुलवामा की जांच थी। आखिर ये सवाल अनुत्तरित कैसे रह गए? बारूद कहां से आया, विस्फोटक कहां से आया, आरडीएक्स कहां से आया, ये सवाल आज तक अनुत्तरित है। अब इंटरनेशनल एजेंसी है एफएटीएफ, इसका नाम आपने सुना होगा, जहां पर अभी कुछ दिन पहले भारत को बड़ा झटका भी लगा था, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में नहीं डलवा पाए थे। एफएटीएफ ये जो संगठन है, ये पूरी दुनिया में आतंक की फंडिंग पर नजर रखता है। फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एफएटीएफ। एफएटीएफ की रिपोर्ट सामने आई है और एफएटीएफ ने बताया है कि पुलवामा में जो बारूद था वो कहां से आया था। भाऊ को लाइए चर्चा में, क्योंकि भाऊ उस वक्त पुलवामा के अटैक के समय, स्वागत है भाऊ आपका, उस वक्त भाऊ तमाम नेशनल टेलीविजन पर इस विषय पर बड़े कठोर सवाल करते थे, और आज फिर सवालों को उठाने का मौका एफएटीएफ ने दिया है। एफएटीएफ का भारत मेंबर है, नकार भी नहीं सकता है। जो देश शामिल हैं एफएटीएफ में, उसमें भारत भी एक देश है। और भारत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवाने की कोशिश किया पहलगाम के बाद, फेल हो गया। जबकि जब यूपीए सरकार में संसद पर जो है मुंबई अटैक हुआ, मुंबई अटैक के बाद मनमोहन सिंह सरकार ने एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डलवा दिया था पाकिस्तान को, और लंबे समय तक उसको रहना पड़ा था। उसकी आर्थिक रूप से कमर टूट गई थी। हम सीधे खबर पे आते हैं। पहले सवाल जरा दिखाइए, ये सवाल दिखाइए, इन सवालों को रेलेवेंसी इसकी जोड़नी होगी। ये देखिए, ये खबर है, पुलवामा हमले के लिए अमेजन से खरीदा गया था विस्फोटक। वही अमेजन जहां से हम लोग के घर में आजकल दिन भर ऑर्डर होते रहते हैं, सीसा, कंघी, क्रीम पाउडर, उसी अमेजन से विस्फोटक खरीदे गए थे। जो पेपल या पेपाल जो लोग कहते होंगे, इसको एग्जैक्टली हम तो कभी इस्तेमाल नहीं किए हैं, इससे पेमेंट हुई थी। एफएटीएफ का खुलासा। अब इसको हटा दीजिए, इसको हटाइए, जरा सवाल ले आइए। इसी साल जब उस पुलवामा अटैक की बरसी, उसको हम कहेंगे कि वो काला दिन, उस पर क्या सवाल खड़े हुए थे? कुछ सवाल जिनके आज तक जवाब नहीं मिले। सवाल नंबर 1, पुलवामा आतंकी हमले में इस्तेमाल 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया था? मोदी सरकार ने सीआरपीएफ को एयरक्राफ्ट देने से क्यों मना किया था? बटालियन के जाने से पहले सड़क मार्ग सैनिटाइज क्यों नहीं किया गया था? यह हमला किसकी नाकामी से हुआ? और पुलवामा आतंकी हमले के बाद गवर्नर को नरेंद्र मोदी ने चुप रहने की धमकी क्यों दी? इनका जवाब मोदी को देना चाहिए। मैं नीचे के 4 अभी नहीं चर्चा करूंगा, भाऊ चर्चा करेंगे। पहले से ही मैं सवाल लूंगा, लेकिन मैं आपको खबर बता दूं, एक बार खबर भाऊ बता दूं, बस 30 सेकंड और लूंगा। पुलवामा अटैक में इस्तेमाल हुआ विस्फोटक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन से खरीदा गया था।
दुनिया भर में आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है। एफएटीएफ ने इस रिपोर्ट में 2022 में गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में हमले का भी जिक्र किया और कहा कि इस हमले में हमलावर ने ऑनलाइन मनी ट्रांसफर प्लेटफॉर्म पेपाल के जरिए पैसे दिए थे। इन दोनों को सामने रख करके एफएटीएफ ने ई कॉमर्स और डिजिटल भुगतान सेवाओं को लेकर के अलर्ट जारी किया कि ये भी आतंक में एक बड़ी कड़ी हो सकते हैं। इसमें 200 केजी के आसपास, पूरी डिटेल भाऊ बताएंगे, 200 केजी के आसपास आरडीएक्स को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने वाला विस्फोटक अमेजन से खरीदा गया था। भाऊ, सबसे पहले तो पूरी रिपोर्ट एक बार ब्रीफ कर दीजिए, और रिपोर्ट ब्रीफ करने के बाद जो एनआईए नहीं कर पाई वो एफएटीएफ कर रही है। ये तो एनआईए को बताना चाहिए था, मोदी की जांच एजेंसी को बताना चाहिए था। सब पे आऊंगा। आज बड़ी कड़ी बातें होगी आशीष, और हो सकता है इन बातों से, इसका बातों का रिपलकेशन आज जो हम बोलने जा रहे हैं उससे बहुत ज्यादा रिपलकेशंस होंगे, क्योंकि आज उन 40 लोगों के मौत का हिसाब मांगा जाएगा। आप कितने पन्ने की चार्जशीट फाइल करते हो ये मायने नहीं, उन पन्नों में सच्चाई कितनी है ये मायने है, वो पन्नों में लिपापोती नहीं है ये मायने है। जो एफएटीए ने जो इन्वेस्टिगेशन किया उनने ये कहा कि आईईडी जो एक्सप्लोजिव है उसको बनाने के लिए अमेज़न से एल्यूमिनियम पाउडर मंगाया गया था। एल्यूमिनियम पाउडर आईईडी की विस्फोटक क्षमता बहुत कई गुना बढ़ाता है। पेपैल के जरिए 6,70,000 रुपए का पेमेंट विदेश भेजा गया था, और वीपीएन सर्विसेज, ये एक फिर और कोई ऐप होगा वीपीएन सर्विसेज जिसके तहत इस्तेमाल करके आप अपना लोकेशन छिपा सकते हो। लोकेशन छिपा दिया उन्होंने, पैसा भेजने वाला और लैंडिंग वाला। क्या क्या मंगाया जा रहा है? 3D प्रिंटर, केमिकल, वेपन्स के स्पेयर पार्ट्स अमेज़न से मंगा रहे हैं। अब लोग पूछेंगे 3D प्रिंटर क्यों? 3D प्रिंटर आपके लिए, यदि आपने 3D प्रिंटर की उस क्वालिटी का मंगाया जिसके लिए वो बनता है, कभी 3D प्रिंटर से लोग घर भी बना रहे हैं, 3D प्रिंटर से लोग स्टैचू बना रहे हैं, 3D प्रिंटर से लोग विस्फोटक भी बना सकते हैं, 3D प्रिंटर से लोग बड़ी मोटर भी बना सकते हैं, आप वेपन्स भी बना सकते हो, ठीक है। उसके साथ उन्होंने क्या कहा, कुछ आतंकी संगठन कपड़े, किताबें, म्यूजिक ये बेचकर पैसा इकट्ठा करते हैं। ये हमारे नाक के नीचे चल रहा है और वो जा रहा है। आईएसआईएस समर्थक को ये पैसा भेजा गया था और वहां से फिर अमेज़न के जरिए वो लैंड हो गया। अब आगे देखिए, पिछले 10 साल से फिनटेक, डिजी पेमेंट का इस्तेमाल बढ़ा है। सस्ता, तेज और कम ट्रेस करने वाला रास्ता मिल गया है आतंकियों को। सस्ता भी है, फास्ट डिलीवरी है, और ये ट्रेस नहीं कर सकते, आप अपनी आइडेंटिटी छुपा सकते हो। कुछ देश टेरर में फंडिंग भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दे रहे हैं। वो रिपोर्ट ये भी कह रही है कि भारत कई सालों से लगातार आरोप लगा रही है पाकिस्तान के, क्योंकि ऊपर पाकिस्तानी सब कह रहा है। और जब भारत ने आरोप लगाए मनमोहन सिंह के समय, वो मौनी बाबा थे, वो बोलते नहीं थे, काम करके दिखाते थे। तब एफएटीए ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला और 2022 में पाकिस्तान, बाद में 2022 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के बाहर आया। अब उन्होंने चेतावनी भी दी है एफएटीए ने कि वीपीपी P2P प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स है, इसके गतिविधियों पे नितांत जरूरत है आपको ख्याल नजर रखने की। ये तो हो गया एफएटीए की रिपोर्ट। एफएटीए ने क्लियर कट बता दिया, और ये सिर्फ इस पे नहीं बताया, पुलवामा में एक और हमारे यहाँ 2022 में गोरखनाथ मंदिर पे हमला हुआ था, वहां पे भी इसी फॉर्मेट में काम हुआ है। वहां पे भी एल्यूमिनियम पाउडर इसी से मंगाया गया था, जो ईआईडी को मल्टी लेवल में विस्फोटक, उसका परिणाम ज्यादा घातक करता है। अब सवाल ये है, क्या हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज
जब आप चार्जशीट फाइल करते हो तो आरडीएक्स कहां से आया, इसकी विस्फोटक कहां से हो गई, इसका क्या कुछ मिला इनको? नहीं मिला। तो फिर चार्जशीट क्या फाइल, क्या लिपापोती की? क्या इंटेलिजेंस इनपुट था पुलवामा के पहले? इंटेलिजेंस इनपुट के चलते ही वो रास्ता इतना रिस्की माना जाता था, तो उसके लिए बाय एयर शिफ्ट करने की बात बोली गई थी। 5 प्लेन चाहिए थे। इसके पहले कई बार इंडिगो के प्लेन हायर किए गए हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिलोकेट और रिलोकेट करने के लिए। इसी समय बार बार गुहार लगाने के बाद क्यों नहीं किया गया था? सैनिटाइज क्यों नहीं किया गया था रास्ता? तो पुलवामा होने दिया गया क्या? ये सवाल मलिक साहब ने पूछे, उस पर सरकार का कोई जवाब नहीं आया। ये सवाल के जवाब कई निरुत्तरित अभी तक उसके ये नहीं आए। सिर्फ आशीष जी, क्योंकि उस समय हम लगातार चैनलों पे जा रहे थे और तब चैनलों पे कम से कम बात करने की स्थिति थी, तो कई जगह पे हमने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को कोट किया। इंडियन एक्सप्रेस ने जरूर इस बात का जिक्र किया था कि पैरामिलिट्री फोर्स को विमान क्यों नहीं दी गए, ऑन व्हाट काउंट, we would have avoided the blast। सैनिटाइज नहीं किया गया, ठीक है, वो मरने के लिए छोड़ दिया गया। अब एक कॉमन सेंस, कोई भी पूछेगा कि यहां बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो और एफएटीए की रिपोर्ट पे ऐसे कमेंट कर रहे हो कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, क्यों करेगा कोई? क्यों करेगा कोई? क्या उसके बाद 2019 के चुनाव में, क्या 2019 को चुनाव में पुलवामा बेचा नहीं गया था? खुल के बेचा गया। पुलवामा के बाद जो एयर स्ट्राइक हुई, क्या उसमें बेचा नहीं गया था? मुझे किसी नागपुर का, विदर्भ का रहने वाला हूं, 30 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं, पॉलिटिकल विश्लेषण करता हूं, संबंध सभी राजनीतिक दलों में और संगठनों में, संघ में भी काफी लोगों से मेरे बहुत अच्छे संबंध। मुझे किसी ने ऑफ हैंड बोल दिया कि हमारी भी रिपोर्ट थी कि 2019 में स्थिति बहुत पतली है। हमारी भी रिपोर्ट थी, लेकिन हमको ये बताया गया था कि चिंता मत करो, 300 पार करेंगे, बड़ा धमाका होगा, 300 पार करेंगे। तो क्या धमाका ये पुलवामा का होगा? क्या धमाका पुलवामा का था? और यदि पुलवामा का धमाका नहीं था तो पुलवामा को चुनावी राजनीति बनाने का, जब अमित शाह खुद कह रहे थे कि हाँ मेरी सरकार ने भाई बदला लिया पुलवामा का, तो क्यों नहीं क्रेडिट लेंगे? और यही पुलवामा के कई सवाल अनुत्तरित है, अनआंसर्ड क्वेश्चंस ऑफ पुलवामा अटैक। आज पूरा देश उसको उत्तर ढूंढ रहा है। एक अभी एफएटीए ने उत्तर दिया। सवाल एफएटीए का नहीं है, सवाल है मेरी सरकार कहां चुकी, और सरकार पे जो आरोप लग रहे हैं कि ये होने दिया गया, तो सरकार क्यों चुप्पी साधी हुई है? 40 लोगों की जान गई है और इस देश के पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं, अभी तक उनको शहीद का दर्जा भी नहीं मिला। दुर्भाग्य है। क्या चीता पे आप राजनीति की रोटी सेकोगे क्या? और यही कारण है आशीष जी, उस दिन आपको भी थोड़ा सा अटपटा सा लगा था जब पहलगाम का हमला होने के बाद तुरंत जब हम सुबह ही बैठ गए थे, तो मेरा पहला वक्तव्य था क्या क्या ये पुलवामा 2 है? कि कोई आतंकी संगठन हिंदू मुसलमान करके नहीं मारेगा। आतंकी इतने कैसे रहमदिल हो गए कि महिलाओं को, बच्चों को छोड़ देंगे, सिर्फ पुरुष को मारेंगे? हाँ, आतंकी तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। क्या मुंबई में जब हमला हुआ तो हम नहीं जानते? विक्टोरिया टर्मिनल, जिसको छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाता है, क्या अंधाधुंध फायरिंग हुई? क्या तो बूढ़े, क्या तो बच्चे, क्या तो महिलाएं। आतंकी के लिए मौत इंपॉर्टेंट होती है। उस दिन इतने 2,000-2,500 लोग थे, 600-700 मार सकते थे वो एट रैंडम फायरिंग करके। क्या ये डिजाइन था? इस सवाल का जवाब देना होगा।
फिर सिंदूर किया, और पूरा देश में हिंदू मुसलमान करने का प्रयास। वो बंगाल में वो भाजपा का नेता उस विक्टिम को कहता है, बोलो बोलो बोलो, वो बोलो, वो हिंदू पूछ के मारा, हिंदू पूछ के मारा, बोलो हिंदू पूछ के मारा। क्या कश्मीरी बच्चों को यूनिवर्सिटी से निकालने के लिए तब आह्वान नहीं हुए थे? हाँ, क्या मुसलमानों को टारगेट करने के आह्वान नहीं हुए थे? क्या उन लोगों पे एक्शन हुई है? सरकार ने क्या एक्शन ली उन पे? इस देश ने इस देश की इज्जत को बचाया। ना हिंदू ना मुसलमान, चंद छिछोरे इसका फायदा उठाना चाहते थे। इस मौत पे भी सत्ता का तांडव करना चाहते थे। मौत पे, विलाप पे आप तांडव करते हो, शर्म आनी चाहिए। इस देश ने होने नहीं दिया। जो लोग बचे थे पहलगाम में, जो लोग बचे, उन्होंने एक ऐसा संदेश दिया कि अरे किसको गाली दे रहे हो तुम? जो गए वो गए, जो बचे हैं उनको पूछो किसने बचाया। पूछो उसको किसने बचाया। ताले लग गए सबके मुंह पे। और हिंदू मुसलमान करने वाले आज भी घूम रहे। कुल मिलाकर क्या हमारे यहाँ राजनीतिक जीत के लिए आप किसी भी हद तक गिर सकते हो क्या? प्रधानमंत्री विदेश से तुरंत आ गए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि देश पे हमला हुआ है, प्रधानमंत्री आ गए वापस, चलो देश के साथ खड़े। पहलगाम जाने के बजाय प्रधानमंत्री कहां जाते हैं? बिहार जाते हैं, और बिहार जाके पहलगाम का बदला लेंगे करके भाषण देते, फिर राजनीति गर्म करने का प्रयास करते, फिर राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करते। वो समय राजनीतिक रैली का नहीं था, वो समय भाषणबाजी का नहीं था। देश सहम गया था। देश के अंदर की जो लोग थे, जो लोग भारतीय है, जो भारत माता से प्यार करते हैं और सही मायने में यह मां भारती के बेटे हैं, वो लगातार भारत में दंगे न हो इसके लिए चिंतित थे। हाँ, और वो सक्सेस हो गए, उन्हें विजय मिली। उसके बाद 22 अप्रैल के बाद 7 मई तक हम इंतजार करते हैं अटैक करने का, पाकिस्तान को पूरा चांस देते हैं तैयारी करने का, और फिर ऑपरेशन सिंदूर और घर घर सिंदूर बांटते, उसका भी बेचना शुरू कर दिया। क्या राजनीति में कैसी करोगी राजनीति? थोड़ी शर्म नहीं आती? लाशों के ढेर पे राजनीति करते हो, विधवाओं के विलाप पे राजनीति करते हो, और किसी की पत्नी ये कहती है, बैंक मैनेजर की पत्नी कहती है ठीक है मेरे पति गए, सिक्योरिटी क्यों नहीं दी तुमने? तो देश से झूठ बोलते हो कि वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। झूठ बोलती है सरकार, और शर्म भी नहीं आती है। 35 रुपए का टिकट लेती है पर आदमी के वहां पे एंट्री का, और बोलते हो पिकनिक स्पॉट नहीं। ट्रैवल एजेंसी और होटल वालों को ढोल देती है। प्रधानमंत्री का दौरा क्यों कैंसिल हुआ भाई? आपको इनपुट था वहां पे हमले होंगे, तो बाकी की जान मान की कोई कीमत नहीं। हर जगह राजनीति। चुनाव आने के पहले, अब तो डर लगने लगा, चुनाव आने के पहले सिर्फ ईडी सीबीआई नहीं आती। क्या चुनाव के पहले, कोई बड़े चुनाव के पहले कोई आतंकी हमले भी होंगे क्या? यदि यह सवाल पूछूं तो देशद्रोही कहलाऊंगा। लेकिन इन सवालों को किसी ना किसी को जवाब देना होगा। सारे लोग मिलते हैं हमको, वो 4 आतंकी अभी तक नहीं मिले। हाँ, वही कर, सवाल कहां तक नहीं पूछेंगे। पहलगाम जो इतना इंटीरियर है, वहां जाके वो आतंकी वापस कैसे चले जाते हैं? हाँ, क्या क्या नहीं पूछेंगे। पुलवामा पे अब आज क्यों पूछना पड़ रहा है? एफएटीएफ की रिपोर्ट नहीं आई होती तो आज शायद ये नहीं चर्चा करते कि एफएटीएफ में बड़ा, बहुत सिंपल भाषा में कहूं भाऊ, हमारे घर की घटना के बारे में, हमारे घर में, हमारे परिवार में कुछ भी अनहोनी हुई, उस अनहोनी पर हम अपने घर के भीतर, हमें पता है कितना रूम है, कहाँ किचन है, कहाँ बाथरूम है, कहाँ गलियारा है, कहाँ आंगन है, कहाँ उसारा है,
हम जानते हैं, हम बताएंगे ना कि इधर से आया होगा तो ऐसे आया ऐसे आया। अगले मोहल्ले में रहने वाला, उस मोहल्ले में नहीं, पड़ोसी में, अगले मोहल्ले में छोड़ो, दिल्ली में तुम्हारे घर में वारदात हुई, कलकत्ता से तुम्हारा रिलेटिव फोन करके बता रहा है कि पीछे के दरवाजे से आ गया है वो, तो तुम्हें पता ही नहीं। आज तक ये पहली बार हुआ है पुलवामा के बाद जब एक रिपोर्ट आ रही है इंटरनेशनल एजेंसी की कि अमोनियम पाउडर जो है वो अमेजन से 200 किलोग्राम खरीदा गया था। हमारे कहाँ है, यही सवाल तो पूछा जा रहा है कि हमारी जांच रिपोर्ट में क्यों नहीं है कि कहां से आया अमोनियम पाउडर, कहां से आया RDX, कहां से घुसे आतंकी, वहां तक कैसे पहुंचे आतंकी। पहलगाम की बात है, अब पहलगाम, अरे FATA ने कीमत बताई 6.7 लाख, 6,70,000 रुपए। उन्हें पेमेंट का गेटवे बताया, पेमेंट का गेटवे बताया, किस गेटवे से पेमेंट हुआ। नहीं, वो 670 गोरखपुर वाले में है, वो 670 भाव गोरखपुर वाले में है, जो पेमेंट गोरखपुर वाले में किया जो है उसने आइडेंटिटी वगैरह हाइड करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, मैं फाइनली मतलब एक आखिरी सवाल इस चर्चा को यहीं पे रोकते हैं। FATF की रिपोर्ट के बाद क्या भारत सरकार को, FATF का मेंबर है भारत भाऊ, FATF के बारे में बता दूं, ये जैसे बहुत सारे दर्शक हो सकता है इस बात को करें कि FATF कौन है क्या। FATF की जो है रिपोर्ट सबसे पहले भारत सरकार के पास गई। हाँ, वो पहले मेंबर्स को रिपोर्ट देते हैं अपने, बाद में मीडिया के पास आई। ये रिपोर्ट जो है, अब मैं बता देता हूं पूरी डिटेल। ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद रोधी इकाई UNCTED और फ्रांस के साथ मिलकर तैयार की गई है। ये आतंकवाद रोधी इकाई वही है जिसमें पाकिस्तान उपाध्यक्ष बन के बैठा है। ये हमारी कामयाबी है। दूसरा पॉइंट, FATF ने अब तक 80 से ज्यादा देशों का आकलन किया। आतंक से जुड़ी फंडिंग की जांच और गुनाह साबित करने में 69% देश नाकाम हुए हैं। ये भी FATF बता रहा है। भारत, अब नाम तो इसमें नहीं लिखा है, क्या 69% में भारत नहीं है कि नाकाम है? उसके बाद चौथा पॉइंट, फाइनेंशियल सिस्टम का दुरुपयोग अंतरराष्ट्रीय शांति कमजोर करता है, जो उसने अपनी रिपोर्ट का क्रक्स निचोड़ बताया है। सभी सदस्य देशों को ग्लोबल नेटवर्क की तरह ग्लोबल नेटवर्क का इस्तेमाल करने के लिए कहा है। संदिग्ध पैटर्न जैसे ट्रेवल, पेमेंट, सोशल मीडिया को पहचानने के लिए टूल विकसित करने की सलाह दी है। सरकारी और निजी क्षेत्रों के बीच डेटा शेयर करने की। अब ये FATF की बात है तो FATF पहले जरूर मैं बता दूं, 1989 में FATF G7 देश, जो दुनिया के सबसे 7 ताकतवर देश हैं, जो अभी कनाडा में जिनकी मीटिंग हुई थी, शिखर सम्मेलन, 1989 में FATF बना था। G7 देशों की पहल पे बना था। पेरिस में हेडक्वार्टर, और हर साल 3 मीटिंग होती है। पहली मीटिंग जिसमें अभी फेल हुआ भारत, FATF की मीटिंग जिसमें ग्रे लिस्ट में डलवाना था पाकिस्तान को, हम फेल हो गए। साल में 3 मीटिंग होती है। 90 में, फिर 96 में से 12, इसमें कई बार एक्ट अपडेट हो चुके हैं। 39 सदस्य देश हैं इसमें, और 2010 से FATF का भारत मेंबर है। और भारत का FATF का मेंबर होना ऐसी मजबूरी नहीं, FATF के इंपॉर्टेंस समझिए 2 पॉइंट में। इसकी 2 सूची होती है, ग्रे लिस्ट होती है, ब्लैक लिस्ट होती है। ग्रे लिस्ट में जो देश चले जाते हैं उनको IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या दुनिया से कहीं भी पैसा मिलता है तो इतने कड़े शर्त होते हैं कि उस पैसे के एक एक पाई के खर्चे पर नजर रखा जाता है, जिसमें पाकिस्तान को मनमोहन सिंह सरकार ने डलवा दिया था। दूसरी बात, अगर ब्लैक लिस्ट में चले गए तब समझिए वो देश डूब गया। FATF की ताकत ये है, ये नहीं बहुत लोग कह देंगे, बहुत सारे भक्त आएंगे करेंगे FATF कौन है, मोदी जी FATF से ऊपर है। अरे भैया, FATF से मोदी जी ऊपर होते, एक मिनट, मोदी जी FATF से ऊपर होते तो FATF के पास जाके वहां गुहार नहीं लगाते कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालो। ये तो जापान से लेके तमाम कंट्रीज ने पाकिस्तान का साथ दिया। भारत जापान को कन्विंस नहीं कर पाया, क्योंकि आप सिर्फ अमेरिका के गोद में बैठे हो। जब अमेरिका के पिछलग्गू बने हो तो कौन देश तुम्हारी इज्जत करेगा? यही इंफॉर्मेशन थी, मैंने जो कहा कि बिल्कुल साफ शब्दों में FATF
कि वो ताकत है कि किसी भी देश को ब्लैक लिस्ट में डाल दे तो वो देश तबाह हो जाएगा, इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। वहां से जो कॉर्पोरेट है कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां FATF के ब्लैक लिस्ट में आते ही वो उस देश से अपना धंधा समेट लेती हैं। और FATF की ये रिपोर्ट है तो हमारे देश की सरकार को जरूर निवेदन ही कर सकते हैं हम लोग। निवेदन पर भी तो हम लोग ही इस देश में देशद्रोही कहे जा रहे हैं। निवेदन है कि कम से कम आतंक पर राजनीति मत करिए। पुलवामा की जांच रिपोर्ट अब तक नहीं क्लियर है, पूरी सब सवाल अनुत्तरित हैं। पहलगाम पता ही नहीं है, पहलगाम पे आइए, आप सामने आइए, देश को बताइए पहलगाम पे क्या किया, 4 आतंकी कहाँ हैं, 3 आतंकी कहाँ हैं। सबसे बड़ी बात कि अब हम चर्चा बड़ी हो जाएगी भाऊ, जिनके स्केच जारी किए गए थे बाद में रिपोर्ट आई कि वो स्केच ही नहीं थे, आतंकी दूसरे हैं, वो स्केच गलत बन गए थे। बताइए, अपनी ही जांच में इतना कंट्राडिक्शन है, क्या हम कर रहे हैं, ये सोचने का वक्त है। इजाजत दीजिए, हमें न्यूज जो थी हमने बता दी है। भाऊ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।